सुरेश के दो बेटे थे, भीरू और धीरू। वो अपनी आखिरी वक्त में अपने बिस्तर पर था और उसके दोनों बेटे उसके पास आंखों में आंसू लिए बैठे थे। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं और धीरू है ना, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ पिताजी, आप बस आराम कीजिए, डॉक्टर अभी आता ही होगा। मेरे बच्चों, मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने वकील से कहकर अपनी जायदाद तुम दोनों में आधी आधी बांट दी है। मेरे जाने के बाद तुम दोनों मिलकर रहना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना। तुम्हारी माँ की भी यही इच्छा थी। जी पिताजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। जी पिताजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। और सुरेश उन्हें छोड़कर चला जाता है। अरे धीरू भाई, मैं तुझसे कहना चाहता था कि मुझे व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है। अब पिताजी के जाने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। पिता के जाने के कुछ दिनों के बाद दोनों भाइयों की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। दोनों भाई अब अपना अपना व्यापार संभाल लेते हैं। दोनों एक ही घर में तो रहते हैं, लेकिन अब उनके रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं रहती। भीरू शुरू से ही लालची था, इसलिए सुरेश ने पहले ही उन दोनों में प्रॉपर्टी का हिस्सा बांटकर लड़ाई की गुंजाइश खत्म कर दी थी। लेकिन पिताजी के जाने के बाद भीरू का लालच बढ़ने लगा। हाँ भैया, आप बताइए कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। अच्छा तो भाई, तू ना मुझे अपनी गाय दे दे। वैसे भी तू पढ़ा लिखा मॉडर्न लड़का है, भला तू गाय का करेगा क्या? लेकिन इससे मेरी ना बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है भैया, आखिर भाई ही तो भाई के काम आता है। आप ले लीजिए मेरी गाय और उसे बेचकर आप उन रुपयों को अपने व्यापार में लगा लेना। बस फिर क्या था। भीरू अपने लालच की वजह से आए दिन धीरू से किसी न किसी बहाने पैसे या कीमती सामान ऐंठता रहता और बेचारा सीधा सादा धीरू उसकी मदद कर दिया करता। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और दोनों भाई शादी कर लेते हैं। शादी होने के साथ ही अपनी बीवी के कहने पर भीरू अपना हिस्सा अलग कर लेता है। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगते हैं। अरे साधना, ये देखो, मैंने आज ही एक बड़ी डील साइन की है। ये शहर का सबसे बड़ी फैक्ट्री का मालिक है। इसके साथ व्यापार करके मेरे व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। लेकिन इसकी बस एक ही शर्त है, अगर इसे हर हफ्ते सामान की पेमेंट नहीं दूंगा तो मुझे इसे जुर्माने के तौर पर बहुत बड़ी रकम देनी होगी। ये तो बड़ी ही चिंता की बात लगती है जी। अरे चिंता कैसी, मैंने पहले ही हिसाब लगा लिया है। मैं इसे हर हफ्ते पेमेंट भी दूंगा और एडवांस पे ऑर्डर भी, तो फिर चिंता काहे की। पास से गुजर रहा भीरू उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और फिर, अरे राधा, सुनती हो? उस धीरू ने आज एक बहुत बड़ी डील साइन की है। ये सुनकर ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भीरू उसे सारी बात बताता है। तो ऐसे हाथ पे हाथ रख के गुस्सा करने से क्या होने वाला है? आप तो उस डील की कमजोर कड़ी जानते ही हैं, तो मारिए हथौड़ा। अगले दिन धीरू के घर में चोरी होती है और उसमें उसके वो रुपए भी चले जाते हैं जो धीरू डील के मुताबिक क्लाइंट को देने वाला था। फिर शर्त के हिसाब से धीरू को जुर्माने की रकम देने के लिए अपना घर गिरवी रखना पड़ता है और उसका व्यापार भी बंद हो जाता है। सुनिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। आप कोई ऐसा बिजनेस कीजिए जिसे आप जल्दी से जमा सके और कम पैसों से भी शुरू कर सके। आप फल सब्जियों का व्यापार शुरू कीजिए। तुम ठीक कहती हो, मैं कल से ही मंडी जाकर सब जानकारी लेकर आता हूँ। उधर भीरू और राधा धीरू की बर्बादी की खुशियां मनाने में लग जाते हैं और इधर धीरू खूब मेहनत करके फिर से अपनी आर्थिक हालात पटरी पर ले आता है। लेकिन फिर एक दिन, अजी सुनती हो, तुम यहाँ पर उसके बर्बाद होने की गलतफहमी में खुश हुए जा रहे थे और तुम्हारे भाई का फल सब्जियों का व्यापार बड़ा अच्छा चल निकला है। मैं अभी बाजार में उसकी दुकान देख कर आ रही हूँ। अरे भीड़ लगी हुई थी वहां
तो फिर जल्दी से अपने खुराफाती दिमाग से कोई आइडिया निकालो इस मुसीबत का। आइडिया तो बहुत अच्छा है मेरे दिमाग में। अपने भाई से कह के इसके गोदाम में चूहे डलवा दूंगी, फिर देखना नजारा। राधा की चालाकी से धीरू का ये काम भी ठप हो जाता है। अब धीरू और उसकी पत्नी के लिए उधार पर जीने के अलावा कुछ नहीं बचा था। बेचारा ईमानदार धीरू अपने भाई भाभी की चालाकी की वजह से बहुत बुरे दिन काट रहा था। मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया साधना। पिताजी का दिया हुआ अच्छा खासा बिजनेस संभाल रहा था, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। अब तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। कोई नौकरी भी इतनी आसानी से नहीं मिल रही। मुझे माफ कर दो, मेरे साथ रहकर तुम्हें भी ये दिन देखने पड़ रहे हैं। देखिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देगा हमारे लिए। और मेरे दिमाग में तो एक अच्छा आइडिया आ भी गया। मैं बचपन से ही अपनी दादी, नानी और माँ को एक खास तरह का अचार बनाती देखती आई हूँ। वो अचार जितना टेस्टी होता है उतना ही उसे बनाना मुश्किल भी, लेकिन एक बार बन जाने पर वो जल्दी खराब भी नहीं होता जी। वो अचार सिर्फ हमारे ही गांव में बनता था, जिसे खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। मैं सोचती हूँ वही अचार बनाने का काम हम शुरू करें तो। मैं बनाया करूंगी और आप उसे मार्केट में बेच आया करना। साधना, तुम्हारी बातों से मेरे मन में उम्मीद जाग उठी है, लेकिन ये सब काम शुरू करने के लिए रुपए कहाँ से आएंगे? ए जी, मेरी ये कंगन किस दिन काम आएंगे? आप इन्हें गिरवी रखवा लो और जब पैसे आ जाए तो इन्हें छुड़वा लेना। साधना बाजार जाकर अचार बनाने का सामान लेकर आती है। फिर घर आकर सारे खिड़की दरवाजे बंद करके अचार बनाती है और धीरू उस अचार को पैक करने में साधना की मदद करता है और अगले दिन बाजार में बेच भी आता है। शुरू में सिर्फ 10 बोतल अचार ही बन पाता है, लेकिन उसे बेचकर हुए मुनाफे से अचार की बोतलें 10 से 50 और फिर 1000 और 10,000 हो जाती है। अब धीरू को अपने काम में मदद के लिए कुछ लोगों को भी काम पे रखना पड़ता है, लेकिन अचार अब भी साधना ही बनाती है और अपनी रेसिपी का सीक्रेट बनाए रखती है। अब देखते ही देखते धीरू साधना ब्रांड अचार आसपास के कई शहरों में मशहूर हो जाता है और धीरू के दिन एक बार फिर बदलते हैं। धीरू के पास अब भीरू से दुगना बड़ा घर, गाड़ी, धन, अचार की कई फैक्ट्रीज और नौकर चाकर होते हैं। धीरू की इतनी तरक्की देखकर भीरू और राधा बुरी तरह से जल भुन जाते हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ उनकी कोई चाल कामयाब नहीं होती। सुनिए जी, मैं ना कहती थी कि आप हिम्मत रखिए, एक दिन भगवान हमारे रास्ते जरूर खोल देगा। और देखिए जी, आज हम कहाँ से कहाँ आ गए। ये सब तुम्हारे फौलाद जैसे मजबूत मन की वजह से हो पाया है साधना, वरना एक समय मैं तो हिम्मत ही हार चुका था। तुमने न सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया बल्कि बिजनेस में मेरा साथ भी दिया। जहाँ एक तरफ धीरू और साधना अपनी मेहनत और हौसले से बहुत तरक्की कर चुके थे, वहीं दूसरी तरफ भीरू और राधा के लालच और धोखेबाजी की वजह से वो इनकम टैक्स वालों की नजरों में आ चुके थे। भीरू के एक घर पर इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ता है और भीरू को काला धन जमा करने के आरोप में जेल जाना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे 9 रूप तो देवी के होते हैं, फिर बहू? भाई बहू भी तो लक्ष्मी का रूप है। तो जब बहू के पैर पड़ने से घर में समृद्धि आती है तो और क्या क्या होता है जरा देखिए। रामलाल और श्यामलाल 2 भाई थे। दोनों बड़े ही प्यार से साथ ही एक ही घर में रहते, लेकिन दोनों की बीवियों का रवैया एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। एक दिन रामलाल की बीवी कहती है, अरे रमा, ये क्या कर दिया? सारा कचरा पूरे घर में फैला दिया। माफ करना दीदी, मैंने रखा तो एक ही जगह था, लेकिन हवा इतनी तेज चली कि उड़ गया। अभी उठा देती हूँ। हाँ हाँ जल्दी करो। और एक बात, अब भाई साहब से बोल देना कि 2 रसोई कर ले। पता तो है मेरा बेटा सोहन बड़ा हो गया है, अब लड़की वाले भी आने लगे हैं,
तो उसकी शादी हो ही जाएगी इस साल। हाँ हाँ दीदी, मेरा बेटा विहान भी तो बड़ा हो गया है और उसकी भी तो शादी होनी है। ठीक कहती हैं आप। अब हम ऊपर वाले तल्ले पर शिफ्ट हो जाएंगे। मैं विहान के पापा से बात कर लेती हूँ। बात नहीं करना, शिफ्ट होना है, क्योंकि मैं अब साथ नहीं रह सकती। हाँ हाँ दीदी, ठीक है ना। फिर क्या, हो जाते हैं एक घर के, एक परिवार के 2 टुकड़े और 2 रसोई, दोनों के बेटों की शादी। और फिर शुरू होती है कहानी। अरे मेरी बहू तो ढेर सारा दहेज लाई है। ये देखो, बड़ा टीवी, एसी, कार और गहने भी। दीदी ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन है कहाँ आपकी बहू? अब वो सो रही है, थोड़ी रिजर्व टाइप की है ना, अपने ही कमरे में रहती है और ज्यादा बात भी नहीं करती। तभी रमा की बहू की आवाज आती है। माँ कहाँ है आप? जल्दी आइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है और मुझे भी भूख लग रही है। आ रही हूँ बेटा, रुक। दीदी चलूं क्या? ये लड़की मेरे साथ ही बैठकर खाती है, वैसे भी भूख लगाई है। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी श्यामा की बहू बाहर आती है और बाहर की ओर जाने लगती है। अरे बहू, कहीं जा रही हो क्या? क्या है माँ जी, बिना बात के ठोका मत करो। जा रही हूँ मैं। वैसे भी मेरे पापा ने कार घर में रखने को तो नहीं दी है ना। अरे नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, घूमो घूमो। मैं तो कहती हूँ मुझे भी साथ लेकर जाया करो, साथ ही घुमा करेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। वैसे भी मैं शॉपिंग में जा रही हूँ, कहाँ आपको टांगती फिरूंगी। ये बोलकर श्यामा की बहू निकल जाती है। तभी उसके कान में ऊपर वाले तल्ले से हंसने की आवाज आती है। और ये कौन इतनी जोर जोर से हंस रहा है? ऊपर जाती है, जहां वो देखती है कि रमा और उसकी बहू साथ बैठकर बातें कर रही होती हैं। फिर तो मम्मी जी इतना मजा आया कि मैं क्या बताऊं। हाँ हाँ बहू, सुनने में ही हंसी नहीं रुक रही। तू तो वहां मौजूद थी। तभी दोनों की नजर श्यामा पर पड़ती है। अरे ताई जी आइए ना, आइए। वो उनके पैर छूती है और फिर चाय बनाकर लाती है। श्यामा अकड़कर कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं चाय वाय नहीं पीती, बस हंसने की आवाज आ रही थी तो सोचा बता दूं कि टीवी की आवाज धीमी कर लो। अरे टीवी वो देखो दीदी, धूल खा रहा है, वक्त ही नहीं मिलता देखने का। बहू के साथ वक्त कैसे बीत जाता है, इसकी बातें और किस्से कहानी किसी सीरियल से कम नहीं होते। श्यामा को खुशहाल रमा को देखकर जलन होती है। हाँ हाँ, मैं तो तंग आ जाती हूँ इतनी सारी बातें करके, मुझे तो सुकून पसंद है। ये कहकर श्यामा चली जाती है। अगले दिन रमा अपनी बहू के साथ घर से जा रही होती है कि तभी दरवाजे में श्यामा उन्हें टोकती है। अरे कहाँ जा रही हो दोनों? अरे देखिए ना दीदी, इसे शॉपिंग करने जाना था। मैंने कहा अकेली चली जा, तो कहने लगी मम्मी जी आप घर में अकेले बोर हो जाओगे ना, आप भी चलो हमारे साथ। अरे अब इस उम्र में तू कहाँ घूमेगी? अब देखते हैं दीदी, जहाँ ये लड़की घुमा दे। अब मेरी बहू भी कल गई थी कार चलाकर। हाँ। तभी रमा की बहू कहती है, ताई जी मुझे तो कार चलानी नहीं आती, लेकिन हाँ इस सुहाने मौसम में मम्मी जी को स्कूटी की सैर करा देती हूँ। श्यामा का मुंह बंद हो जाता है। वो अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ उसकी बहू बैठकर अकेली टीवी देख रही होती है। बहू तू भी कुछ बातें किया करना, मैं अकेले अकेले बोर हो जाती हूँ। तो क्या मैं यहाँ आपको एंटरटेन करने आई हूँ? देखिए मम्मी जी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये टीवी मेरे पापा ने दी थी, तो ये टीवी कल तक मेरे कमरे में लग जानी चाहिए, समझिए आप। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। श्यामा सोच लेती है कि वो अब ये सारी बातें अपने बेटे को बताएगी। शाम को उसका बेटा जब घर आता है। अरे देख बेटा, तेरी बीवी सारा दिन अपने कमरे में रहती है, न बात करती है न चित। मैं बूढ़ी सारा दिन भूत की तरह अकेली घूमती रहती हूँ घर में। अरे माँ, मैं क्या बोलूं, मैंने कई बार उसे बोला कि सबके साथ उठा बैठा करो, हंसा बोला करो,
और मिलकर रहो, लेकिन वो कहती है कि उसका मन ही नहीं करता। अरे क्यों मन नहीं करता है? ऐसा क्या हो गया? माँ, तुझे याद है उसके पिता ने कार देने से मना कर दिया था। कहा था कि उनके पास पैसे नहीं है, साथ ही तेरे सामने हाथ भी जोड़ा था। लेकिन कैसे तूने उसके पिता के साथ बुरा व्यवहार किया था। उन्हें कहा था कि पैसे नहीं है तो किसी भिखारी से शादी कर दो अपनी बेटी की। हाँ बेटा, तभी तो आज दरवाजे पर इतनी लंबी कार खड़ी है। बस माँ, तो अब तू उस कार से ही बात कर और उससे मन लगा, क्योंकि पिता के आंखों का आंसू आपकी बहू के दिल तक उतर चुका है और आपकी इज्जत उसकी नजर में। अब श्यामा को समझ आता है कि कुछ निर्जीव चीजों से घर भरने से अच्छा है कि सजीव चीजों से जिंदगी भरी जाए। हमारे चैनल कुमार कहानी वाला पर लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑन करें।